लाइव हो गया। ओके ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। हम लोगों ने अपने मॉड्यूल 3 कवर कर चुके हैं वेल्डिंग के लिए, और आज हमारा ये लास्ट मॉड्यूल होगा। और जितने भी टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं सब हम लोग इस मॉड्यूल में कवर करेंगे, और इसी के साथ हमारा वेल्डिंग का थ्योरी सेक्शन पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स मेनली हम लोग आरएस खुरमी पे ज्यादा फोकस करेंगे, आरके जैन में से कुछ करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, 1500 दिए हुए हैं। और मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट भी किया अपने सीनियर्स से, तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द आरके जैन, आरएस खुरमी पर आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें और प्रीवियस ईयर्स के लगाएं सवाल, और उसके साथ कुछ मॉडर्न सवाल भी आप लोगों को लगवाए जाएंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि छुड़वा दूंगा आरके जैन, उसमें से भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को मैं होमवर्क भी देता रहूंगा बीच बीच में, तो आप लोग की सीरियसनेस भी इस चीज से पता चलेगी कि आप लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। यहाँ पर लास्ट टाइम पे हमने गैस वेल्डिंग पूरा पढ़ लिया था, उसके बाद हमने सोल्डरिंग और ब्रेजिंग भी पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग अपना पढ़ेंगे दो टॉपिक्स मेनली जो हमें पढ़ने हैं। एक है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एक है हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हमारा इकलौता ऐसा वेल्डिंग का प्रोसेस है, इट इज द ओनली वेल्डिंग प्रोसेस वेयर वी आर यूटिलाइजिंग आर्क प्लस गैस। ठीक है, वी आर यूजिंग और यूटिलाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्क प्लस गैस वेल्डिंग। तो यहां पर हम लोग आर्क का भी प्रिंसिपल यूज करेंगे और गैस का भी प्रिंसिपल यहां पर यूज कर लेंगे। तो आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग दोनों ही यहां पर हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज करेंगे। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को यहां पर यूज करेंगे। अब डेफिनेट सी बात है, अगर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो वो हमारा किससे बनाएंगे हम लोग, टंगस्टन से। तो हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बनता है तो उसको टंगस्टन का ही बनाएंगे, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आर्क के जनरेशन को ही यूज करना है, आर्क का जनरेशन करना है। तो इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट नहीं करना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं कराएंगे तो टंगस्टन से बना देंगे। नेक्स्ट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो पावर सप्लाई टू वर्कपीस। वर्कपीस पर हम लोग कोई पावर सप्लाई नहीं देंगे। यहां पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि वर्कपीस पर हम लोग कोई भी पावर सप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कैथोड बनाते थे, एक एनोड बनाते थे। तो यहां पर हम लोग को वर्कपीस पर कोई पावर सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, हेंस लेसर पावर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर हमारी पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हाइड्रोजन है वो शील्डिंग गैस की तरह भी एक्ट करेगा। मेरा हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज शील्डिंग गैस, तो ये मेरा शील्डिंग गैस की तरह भी मेरा एक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है यहां पे, सबसे पहले हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटेगा, उसके बाद उसका रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मेरा हाइड्रोजन का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, टूटेगा मेरा हाइड्रोजन, ये जो होगा इट विल, ये मेरा टूटेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, देन यही जो टूट के बनेगा एटॉमिक हाइड्रोजन जो होगा, फिर रिकंबाइन होके मेरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना देगा। then it recombines to form H2 again। वापस से क्या कर देगा, फिर ये बना देगा आपका हाइड्रोजन वापस से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर इस तरीके का प्रोसेस। तो यहां पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां पर रिलीज होगी। और मेनली कैसा प्रोसेस हो जाएगा ये मेरा एक फ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन और फिजन होता है, तो ये मेरा फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन प्रोसेस। अब यहां पर अगर हम लोग रिएक्शन लिखें तो सबसे पहले मेरा हाइड्रोजन ब्रेक होगा और बनेगा H+H।
तो यहां से मेरी जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई, मान लीजिए वो है मेरी डेल्टा H1, ठीक है। फिर ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे पहले हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, और ये हीट कौन सप्लाई करेगा, आर्क सप्लाई करेगी। यहां पर ये जो है ये मेरा एंडोथर्मिक है, दिस इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक के लिए हीट कहां से सप्लाई आएगी, ये हमारी सप्लाई करेगी आर्क, ठीक है। एंडोथर्मिक, यहां पर मैं लिख दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट इज सप्लाइड बाय आर्क। तो हीट कौन सप्लाई करेगा, यहां पर आर्क से सप्लाई होगा। तो यहां पर मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाएगी मेरी। उसके बाद क्या होगा, यही जो H2 बना, मतलब सॉरी H और H जुड़कर क्या बना देगा मेरा H2। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया, H प्लस H मिलकर क्या बना देगा H2, और इसमें क्या हो जाएगा, एक हीट यहां हो जाएगी डेल्टा H2, और ये जो डेल्टा H2 है ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। ये मेरा क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, यहां अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो डेल्टा H2 जो होगी वो डेल्टा H1 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डेल्टा H2 मेरी क्या हो जाएगी, डेल्टा H1 से ज्यादा हो जाएगी यहां पर। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइड्रोजन टूटी और एटॉमिक हाइड्रोजन बना। उसके बाद मेरा क्या हुआ, एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन करके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन गई, और एक हीट इसने रिमूव कर दी यहां से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रोसेस या पूरा एक खांचा जिसमें हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी कि किस तरीके से हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग होगी। अब मैं इसका डायग्राम यहां पर बना देता हूं, आई विल ड्रॉ द डायग्राम। तो ये देखिए डायग्राम है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। यहां पर ये हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारे हाइड्रोजन का सिलेंडर हो गया, जिससे पाइप्स की मदद से हम लोग हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे अपने नोजल्स में, और नोजल्स के थ्रू यहां पर हमारा आर्क फैन हो गया, जिससे हमारी हाइड्रोजन की सप्लाई जो होगी नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा डायग्राम इसका एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। और यहां देखिए पावर सप्लाई आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स पे ही कनेक्टेड है, वर्कपीस पे आपकी पावर सप्लाई नहीं दी जा रही। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ, हमने क्या कहा था, यहां पर हमारी लेसर पावर इज रिक्वायर्ड, लेसर पावर ही रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो काफी सारे एडवांटेजेस हो गए हमारे यहां पर। अब इसका एप्लीकेशन अगर यहां पर देखें तो ये सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है टूल स्टील एंड डाई स्टील। मेनली टूल स्टील और डाई स्टील की वेल्डिंग को कैरी आउट करने के लिए हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वेल्डिंग ऑफ टूल स्टील एंड डाई स्टील, ठीक है। दूसरा वेल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स की वेल्डिंग करना और उनको आपस में वेल्ड करने के अलावा रिपेयर भी कर सकते हैं हम लोग, किससे, अपने एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स होंगे, क्योंकि हमारा कैसा इलेक्ट्रोड है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की मदद से वी आर जनरेटिंग ओनली दी आर्क, ठीक है, ओनली आर्क जनरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो एप्लीकेशंस भी बता दिया, टूल स्टील और डाई स्टील की वेल्डिंग के लिए यूज करेंगे, वेल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ कटिंग टूल्स भी यहां पर हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के साथ, ऑलराइट। नेक्स्ट हमें यहां पर पढ़ना है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। नेक्स्ट यहां पर पढ़ना है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग एक हमारी अलग टाइप की वेल्डिंग है, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग, जहां पर हम लोग एक ट्रांसड्यूसर को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कहते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है, यहां पर डिफाइन करेंगे द टर्म ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी के एक फॉर्म को एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। कैसे आपने देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्या होता है,
जब आप एक होता था ना जिसमें हम लोग स्ट्रेन लगाते थे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता था, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक डिफ्लेक्शन मिल जाता था। तो वो वाला डिवाइस का नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन वो क्या एक तरीके का मेरा ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे हमारा गेजेस होते हैं, कई सारे गेज होते हैं प्रेशर नापने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस होते हैं हमारे ट्रांसड्यूसर्स, इनके कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, तो अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, देखिए जो ह्यूमन हियरिंग रेंज है, ह्यूमन हियरिंग रेंज मतलब जो इंसान सुन सकता है साउंड की रेंज को, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही ह्यूमन ईयर कैन परसीव द साउंड। इससे कम वाला क्या कहता है, इंफ्रासोनिक। इससे कम क्या होगा, इंफ्रासोनिक, और इससे ऊपर क्या होगा, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो इंसान इसके नीचे नहीं सुन पाएगा, इसके ऊपर नहीं सुन पाएगा, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, ऑडिबिलिटी की रेंज से बोल देंगे। अब यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं अपनी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। ऑलराइट, नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो देखिए ये डायग्राम है हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में यहां पर हम लोगों ने लगा दिया है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर आपका क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर आपका अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगा। इसके वाइब्रेशन से ये हमारा ऐसे रॉड जुड़ा हुआ है, ये है मेरा सोनोट्रोड, ये है मेरा स्टैटिक वेट। तो स्टैटिक वेट क्या लगाएगा, नीचे की ओर एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये आपका एक नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा। ये मेरा एनविल है, ये मेरे पार्ट्स हैं जिनको मुझे ज्वाइन करना है, दीज आर द पार्ट्स विच आर टू बी वेल्डेड टुगेदर। तो ये डायग्राम है यहां पर मेरा। अब देखते हैं यहां पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेस थिकनेस मटीरियल्स, लेस थिकनेस मटीरियल्स विल बी ज्वाइंट, ठीक है, विल बी ज्वाइंट। तो जिनकी थिकनेस कम है उन मटेरियल्स को आपस में हम लोग यहां पर ज्वाइन करेंगे। और कितनी फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी रेंज इज बिटवीन 20 to 120 किलोहर्ट्ज, और यूजिंग फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 to 120 किलोहर्ट्ज, 20 से लेके 120 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, नो फिलर मटेरियल, कोई भी फिलर मटेरियल और फ्लक्स दोनों ही का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। नो फिलर मटेरियल, अंडरलाइन कर देता हूं, और फ्लक्स इज यूज्ड एंड नो डायरेक्ट हीटिंग, कोई भी यहां पर डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे। नो डायरेक्ट हीटिंग इज यूज, डायरेक्ट हीटिंग भी हम लोग यहां पर यूज नहीं करते हैं। तो कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं करेंगे, कोई फ्लक्स यूज नहीं करेंगे, और कोई भी डायरेक्ट हीटिंग हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं करने वाले हैं अपने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में। अब क्या होगा, ये जो हमारा सोनोट्रोड है ये इस तरीके से मोशन करेगा, ऐसे, मतलब अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से धड़ 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 ऐसे तो हो रहा है, लेकिन आगे पीछे भी मूव करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे दोनों पार्ट्स के बीच में रबिंग होगी, हमारे दोनों पार्ट्स के बीच में रबिंग होगी। और रबिंग के कारण क्या होगा, आपको पता है फ्रिक्शन तो होना ही होना है। तो रबिंग एक्शन से क्या होगी, हमारी फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगी। हीट इज जनरेटेड between two parts due to the presence of
फ्रिक्शन के कारण हमारे दोनों पार्ट्स के बीच में क्या जनरेट हो जाएगी, हीट जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोनोट्रोड है वो आगे पीछे इस तरीके से ट्रांसलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो हीट हमारी जनरेट हो गई और इसी हीट के कारण हम लोग क्या कैरी आउट करेंगे, इसी हीट के कारण वी कैन प्रोड्यूस द वेल्डिंग एक्शन, ठीक है। तो यहां पर दो फायदे हैं, या तो हम लोग स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। स्पॉट वेल्डिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जोड़ना हो तो सोनोट्रोड को हम लोग ऊपर नीचे लगा देंगे, तो मतलब ये पूरा सेटअप उठा के लगा देंगे ऊपर, तो ऊपर नीचे सिर्फ मारेगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पॉट पे वेल्ड हो जाएगा। या फिर हम लोग करा सकते हैं सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग भी हम लोग यहां पर करा सकते हैं। सीम का मतलब होता है कंटिन्यूअस स्पॉट, मतलब कई सारे पॉइंट्स पर स्पॉट अगर लाने हो, यहां लाना हो, यहां लाना हो, यहां, उसको हम लोग बोल देंगे सीम वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीम वेल्डिंग के लिए, दोनों ही के लिए हम लोग इसको अपने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको पता है क्योंकि धीरे धीरे हीटिंग हो रही है, स्लोली द पार्ट्स आर गेटिंग हीटेड, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 50% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, मान लीजिए इसका हमारा टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 200 का 50% मतलब जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा पहुंचा, वी विल अप्लाई प्रेशर। यहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे। प्रेशर किसकी मदद से अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टैटिक वेट की हेल्प से यहां पर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर देंगे, और फिर यहां पर क्या बन जाएगा, जॉइंट इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहां पर हमारा जॉइंट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, बेटर स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेसी। बेटर स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी यहां पर हमें जॉइंट की ऑब्टेन हो जाएगी, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का जॉइंट हो जाएगा और उसकी एक्यूरेसी भी हमारी काफी अच्छी हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के एप्लीकेशंस क्या है, मेनली सबसे पहला जो है डायोड्स और ट्रायोड्स में फैब्रिकेशन ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। पहला क्या है, फैब्रिकेशन ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स के एप्लीकेशन फैब्रिकेशन के लिए यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे। सेकंड क्या है, बॉन्डिंग ऑफ अल्ट्रा थिन मटेरियल्स। दो ऐसे मटेरियल्स को आपस में बॉन्ड करेंगे, ऐसे मटेरियल्स को जोड़ेंगे जो बहुत थिन है, जिनकी थिकनेस बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम थिकनेस वाले, जैसे थिकनेस लेस देन 1 से लेके 2 mm। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी थिकनेस 1 से 2 mm के बीच में आ रही होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं अल्ट्रा थिन मटीरियल्स। अल्ट्रा थिन मटीरियल्स को बॉन्ड करेंगे, बाइंड करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एल्यूमिनियम टू सिरामिक और एल्यूमिनियम टू ग्लास, ठीक है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल को अगर आपस में हमें ज्वाइन करना है तो यहां पर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को यूज कर सकते हैं। USW कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। यहां पर क्या हो जाएगी हमारी, बहुत इफेक्टिवली इसे हम लोग यूज कर लेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग को, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरी कहानी हमारी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहां पर पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग के डिफेक्ट्स क्या क्या होंगे और उसकी रेमेडी क्या क्या होंगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि कोई भी प्रोसेस कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑपरेटर की तरफ से कमी होती है, कुछ ना कुछ हमारे डिवाइस में या इक्विपमेंट में कमी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस है 100% एफिशिएंट नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्या चीजें कमियां होंगी, तो इसी की वजह से हमारे डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, इसी की वजह से हमारे डिफेक्ट्स आएंगे प्रोसेस में। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज। उसकी रेमेडी भी क्या होगी,
ठीक है, सबसे पहले वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज। पहला है पोरोसिटी, छिद्र, मतलब पोरस हो जाएगा। पोरस मतलब जैसे आपने एक फोम देखी होगी, फोम में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये पोरस हो जाएगा, आपका वेल्ड जो होगा वो पोरस हो जाएगा। ये मेनली क्यों होता है, ये ऐसा तब होगा क्योंकि जब आपने वेल्डिंग करी होगी, ठीक है, आपने दो पार्ट्स के बीच में वेल्डिंग करी होगी, तो आपका जो वेल्ड बीड था, वेल्ड बीड का टेम्परेचर क्योंकि इनिशियली बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या हो सकता है ये हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इसने क्या कर लिया हो, रिएक्ट कर लिया हो। इट मे हैव रिएक्टेड विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस, और एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो एटमॉस्फेरिक गैसेस आकर इसमें क्या कर जाएंगी, फ्यूज कर जाएंगी, ठीक है, फ्यूज कर जाएंगी, और उसके कारण ये क्या हो जाएगा, वेल्ड हमारा पोरस हो जाएगा, ठीक है, उसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, ये पोरस हो जाएगा। तो यही होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी इज मेनली ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस with the molten weld pool, ठीक है, वेल्ड का जो हमारा पूल है, ये वेल्ड पूल है, लिक्विड मेटेरियल इसमें भरा हुआ है, ये वेल्ड पूल है। अगर उसमें हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस आकर रिएक्ट कर जाएंगी तो उसके कारण हो जाएगा क्या, हमारा पोरोसिटी। इसकी रेमेडी क्या है ये मैं बता देता हूं। सी मतलब है कॉज, आर मतलब है रेमेडी। इसकी रेमेडी सबसे पहला है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को प्रोवाइड करे, फ्लक्स टू बी यूज्ड इन सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है, फ्लक्स को हम लोग सफिशिएंट अमाउंट में यूज करें। क्यों यूज करें, ताकि हमारा वेल्ड बीड जो वो क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, हमारे वेल्ड बीड क्या हो जाए, ये प्रोटेक्ट हो जाए। और वेल्ड बीड अगर हमारा प्रोटेक्ट हो गया तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो हमारे वेल्ड बीड से रिएक्ट नहीं कर पाएंगी। तो फ्लक्स को मेनली यूज करके क्या होगा, फ्लक्स को यूज करके हम लोग अपने वेल्ड बीड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस से। पहला तो हो गया फ्लक्स को अच्छे से यूज करें। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा रेमेडी, यूज ऑफ शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस का प्रयोग करें। जैसे क्या क्या हो गई, हमारी हाइड्रोजन भी एक तरीके की शील्डिंग गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी शील्डिंग गैस हो गई, ठीक है। ये सारी गैसेस का इस्तेमाल करके हम लोग अपने वेल्ड पूल को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि एटमॉस्फेयर की गैसेस उसमें रिएक्ट ना करें, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा जो डिफेक्ट है दैट इज स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा स्लैग इंक्लूजन। सेकेंड है स्लैग इंक्लूजन। तो स्लैग देखिए कब हमारा इंक्लूड हो जाएगा, जब हम लोग इम्प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। हमारे सरफेस को वेल्ड करने से पहले अगर हमने साफ सफाई नहीं करी, उसका सरफेस क्लीन नहीं किया, तो हो सकता है वो सारी इंप्योरिटीज हमारे वेल्ड बीड के अंदर आके एम्बेड हो जाए, ठीक है। तो ये इसका कॉज क्या होगा, इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सरफेस बिफोर वेल्डिंग। वेल्डिंग के पहले अगर हम अपने सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो भी गंदगी होगी, जो भी इंक्लूजन होगा, वो आके हमारे स्लैग में, स्लैग के साथ वो क्या कर जाएगा, वो सॉलिडिफाई कर जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये सारी इंप्योरिटीज जो होंगी, इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द सरफेस बिफोर वेल्डिंग कॉजेज द इम्प्योरिटीज टू, इंप्योरिटीज क्या होंगी, हमारे वेल्ड पूल में जाकर एम्बेड हो जाएंगी। इंप्योरिटीज टू गेट ट्रैप्ड, ट्रैप हो जाएंगी इन द वेल्ड पूल, हमारे वेल्ड पूल में जाकर के ट्रैप हो जाएंगी। सी का मतलब है कॉज, ठीक है, सी का मतलब है इसका कॉज। अब इसकी रेमेडी क्या होगी, व्हाट विल बी द रेमेडी। रेमेडी के लिए सबसे पहले भाई सरफेस को तो क्लीन कर लो। तो सबसे पहले है क्लीनिंग ऑफ द सरफेस। सरफेस की क्लीनिंग जो होनी चाहिए बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। सरफेस को हम बहुत प्रॉपरली क्लीन करें
और दूसरा है, पहला हो गया ये, दूसरा क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, टू प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना है और सरफेस को हमें क्लीन करना है, तो इसकी मदद से हम लोग अपने स्लैग इंक्लूजन को बचा सकते हैं। ठीक है, स्लैग इंक्लूजन को हम लोग बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफेक्ट देखेंगे, वेल्ड स्पैटर। स्पैटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गरम तेल में जीरा डालते हैं तो वो छिटकने लगता है, एकदम चिटर चिटर बोलता है, वही होती है हमारी स्पैटर। मैं लिख देता हूं, जीरे का गर्म ऑयल में छिटकना। ठीक है, जब हम जीरा डालते हैं अपने हॉट ऑयल में तो वो स्पैटर करता है। तो उसी तरीके से क्या होगा, अगर हम लोग, ठीक है, हमारा लिक्विड मेटल जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, अगर हमारा लिक्विड मेटल बहुत ज्यादा है तो वो क्या करने लगेगा, ये जो है छितर छितर के कहां आएगा, हमारे बेस मेटल के ऊपर ही आने लगेगा। ये हमारे बेस मेटल के ऊपर आने लगेगा और तो क्या होगा, जब ये सॉलिडिफाई होगा तो हमारे सरफेस पे बहुत छोटे छोटे दाने जैसा सरफेस हो जाएगा, डॉट, मतलब इस पे बहुत हमारा रफ सरफेस हो जाएगा। तो क्या होता है, व्हेन द एक्सेस लिक्विड मेटल, ठीक है, व्हेन द एक्सेस लिक्विड मेटल स्प्लैशेस, स्प्लैश का मतलब है छितरना, छिटकेगा, स्प्लैशेस ओवर द बेस मेटल surface and solidifies, then a rough texture is obtained। रफ टेक्सचर हमारा यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा हमारे सरफेस पे क्या है, बहुत रफनेस आ गई है। तो वो क्यों होगा, जब हमारा एक्सेस लिक्विड मेटल है, जो लिक्विड मेटल यहां पर एक्सेस में है, वेल्डिंग करते टाइम ये छिटकेगा, और छिटकेगा तो कहां पर आएगा, हमारे बेस मेटल के सरफेस पे आएगा। सरफेस पे आके जब ये सॉलिडिफाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एक रफ टेक्सचर बना देगा। ठीक है, ये हमारा एक रफ टेक्सचर बना देगा, बहुत रफ सरफेस बना देगा। इसकी रेमेडी क्या क्या होगी, ये तो हमारा कॉज हो गया, ये हमारा कॉज है। रेमेडी की बात करें तो यहां पर रेमेडी क्या है, सबसे पहला हीट इनपुट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर इसकी रेमेडी क्या हो जाएगी, प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट इनपुट। हीट इनपुट जो है वो आप सफिशिएंट अमाउंट में देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं देंगे, बहुत ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा वेल्डिंग स्पीड जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। वेल्डिंग स्पीड शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना ही बहुत ज्यादा और ना ही कम। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इन दी एवरेज रेंज, मतलब बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। और क्या है, आर्क ब्लो को घटाइए, रिड्यूसिंग दी आर्क ब्लो। तो मैंने आप लोगों को बताया था आर्क ब्लो क्या प्रोसेस होती है, जब हमारा आर्क जो है वो डिफ्लेक्ट होने लग जाता है। डीसी वेल्डिंग में होता है मेनली, तो आर्क जब हमारा डिफ्लेक्ट होने लग जाता है तो उसको कहते हैं आर्क ब्लो। आर्क ब्लो को बचाने का एक तरीका है कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। हमारे इलेक्ट्रोड को कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड विथ फ्लक्स से कोट कर दीजिए तो हमारा आर्क फ्लो बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक वेल्ड स्पैटर। नेक्स्ट डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा जो डिफेक्ट हम पढ़ेंगे, लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। तो मान लीजिए आपने हीट जो प्रोवाइड करी, इतनी हीट सफिशिएंट नहीं थी कि आपकी बहुत प्रॉपर मेल्टिंग हो पाए। ठीक है, तो थर्ड है हमारा
सॉरी थर्ड नहीं डिफेक्ट होगा, आई थिंक फोर्थ होगा, फोर्थ है फिफ्थ है, देखते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ है, क्या है, लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन, लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनेट्रेशन। तो ये क्यों होगा, सबसे पहले इसके कॉज के बारे में देखें। ये तब होगा जब हमारी हीट जो इनपुट है, ठीक है, हीट इनपुट सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट हीट इनपुट, और इनसफिशिएंट हीट इनपुट के कारण क्या होगा, हमारा फिलर मटेरियल इम्प्रॉपरली फ्यूज होगा, फिलर मटेरियल का फ्यूजन प्रॉपर नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा फिलर मटेरियल इज नॉट प्रॉपरली फ्यूज्ड इन द वेल्डिंग एक्शन। वेल्डिंग के दौरान हमारा जो फिलर मटेरियल होगा वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी हीट इतनी सफिशिएंट हमने दी ही नहीं है, ठीक है। और यहां पर इसके कारण क्या होगा, लेसर पेनेट्रेशन, ठीक है, लेसर पेनेट्रेशन। जो हमारा पेनेट्रेशन होगा, फिलर मटेरियल हमारा पेनेट्रेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी कम होगी, बिकॉज लेसर पेनेट्रेशन, बिकॉज ऑफ लेसर फ्लूइडिटी हमारी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो क्या करता है, वो बह सकता है और छोटे छोटे स्पेसेस में फिल हो सकता है। बिकॉज ऑफ लेसर फ्लूइडिटी ऑफ द फिलर मटेरियल, ठीक है, फिलर मटेरियल की फ्लूइडिटी हमारी कम हो गई। ये तो हो गए मेरे कॉज। रेमेडी क्या हो जाएगी, रेमेडी हो जाएगी सबसे पहला, प्रोवाइड sufficient amount of heat, sufficient amount of heat को प्रोवाइड करें ताकि आपका जो फिलर मटेरियल है वो प्रॉपरली क्या हो सके, मेल्ट हो सके, और जब वो प्रॉपरली मेल्ट होगा तब वो प्रॉपरली फ्यूज भी हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सफिशिएंट या फिर क्या है, ऑप्टिमम वेल्डिंग स्पीड को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम वेल्डिंग स्पीड, बहुत तेज भी ना वेल्डिंग करें और बहुत धीरे भी ना वेल्डिंग हम करें। नेक्स्ट यहां पर देखिए ये है हमारा क्रैक। नेक्स्ट डिफेक्ट जो है हमारा फिफ्थ, ये क्या है हमारा, क्रैक। तो देखिए क्रैक्स जो होते हैं वो मेनली तब हमारे डेवलप होंगे अगर हमारी कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस हो गई वेल्डिंग के दौरान। अगर आपके मटेरियल के अंदर कुछ स्ट्रेसेस बनी रह गई, उनको रिमूव नहीं किया गया, तो उसके कारण हमारा क्या डेवलप होगा, क्रैक्स। तो कॉज लिख देता हूं, मेनली ये क्या होते हैं, दे आर मेनली बिकॉज ऑफ द, ये हो जाएगा मेरा मेनली ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म cooling, mainly due to non-uniform cooling which causes stresses, ठीक है, which causes stresses। उसके कारण क्या जनरेट हो जाएगा, हमारे वेल्ड के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, और वही स्ट्रेसेस अगर हमने रिमूव नहीं करी तो वो क्या हो जाएगा, जब वो स्ट्रेसेस बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो क्रैक बना देंगी। यही स्ट्रेसेस हमारी क्या बना देंगी, क्रैक बना देंगी, अगर इसको हम लोगों ने प्रॉपरली रिमूव नहीं किया। इसकी ये तो हो गया कॉज। रेमेडी क्या हो गया, रेमेडी हो गया पहला, यूनिफॉर्म कूलिंग होना चाहिए, यूनिफॉर्म कूलिंग शुड बी डन, यूनिफॉर्म कूलिंग शुड बी डन। तो यूनिफॉर्म पहली बात तो कूलिंग होनी चाहिए हमारी। दूसरा क्या है, प्री हीटिंग करनी पड़ेगी, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग, प्री हीटिंग भी करनी पड़ेगी और पोस्ट हीटिंग भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी रिमूव हो जाए क्या, रिमूव दी रेसिडुअल स्ट्रेसेस, ताकि हमारी रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाए हमारे मटेरियल में से। तो इसके कारण क्या होगा, इसी के कारण हमारा
जो भी कोई क्रैक्स होंगे वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेसेस तो हम क्या कर देंगे, सारी की सारी हम लोग रिमूव कर ही देंगे। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे वेल्डिंग के सारे डिफेक्ट्स और उनकी रेमेडी। ठीक है, ये हो गए हमारे वेल्डिंग के सारे डिफेक्ट्स और उनकी रेमेडी। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हम देखेंगे वेल्ड बीड एनालिसिस। ठीक है, वेल्ड बीड का थोड़ा यहां पर एनालिसिस करेंगे और उसका डायग्राम मैं बनाऊंगा। ठीक है, आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर द वेल्ड बीड। तो मैं बना देता हूं यहां पे। वेल्ड बीड बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसका एनालिसिस भी। तो ये देखिए, ये हमारी है वेल्ड बीड, जो हमारी बीड बनती है, दिस इज कॉल्ड एज दी वेल्ड बीड। ठीक है, देखिए ये जो जोन है हमारा, ये यहां तक ये जो जोन होता है, दिस इज कॉल्ड एज दी फ्यूजन जोन। यहां इतने रीजन में हमारा क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा फ्यूजन। और ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है मेरा HAZ। HAZ क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन हो जाता है मेरा HAZ। हीट अफेक्टेड जोन मतलब वो रीजन जो मेरा फ्यूजन की हीट की वजह से उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आएगा, जितने रीजन तक मेरी फ्यूजन के हीट की वजह से माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, उसको मैं कह दूंगा हीट अफेक्टेड जोन। ठीक है, हीट अफेक्टेड जोन हो जाता है मेरा। ठीक है, ये हो गया मेरा HAZ। सेंटर की बात करें, वेल्ड बीड के सेंटर की बात करें, तो यहां पर इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स बनेंगी। ये क्या होंगी मेरी, इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स। इक्वी एक्स्ड मतलब क्या होता है, इनके हर डायरेक्शन में इक्वल फैलेंगी, ये आराम से फैल सकेंगी, इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स। और इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स मेरी कैसी होती हैं, इक्वी एक्स्ड ग्रेन्स मेरी डक्टाइल होती हैं। दे आर डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, सॉफ्ट होती हैं एंड डक्टाइल होती हैं, सॉफ्ट एंड डक्टाइल। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, हीट का ट्रांसफर होता जाएगा, और उस हीट के ट्रांसफर की वजह से आपके मटेरियल में भी ओवरऑल कुछ ना कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है। डेफिनेट सी बात है, चेंज यहां पर आ सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरा किस तरीके से हमारी वेल्ड बीड में मटेरियल ग्रेन्स का ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, फिर फाइन ग्रेन्स, ये मेरी क्या होगी, फाइन ग्रेन्स। तो जो मेरी फाइन ग्रेन्स होती हैं, फाइन मतलब जिनका साइज बहुत छोटा होगा, बहुत फाइन होंगी, फाइन ग्रेन्स आर मोर ब्रिटल। ठीक है, फाइन ग्रेन्स मेरी ब्रिटल होती हैं। इक्वी एक्स ग्रेन्स मेरी क्या होती हैं, सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाती हैं। ठीक है, इक्वी एक्स ग्रेन्स मेरी सॉफ्ट और डक्टाइल हो जाती हैं। अब हम लोग यहां पर अगर इसी रीजन को एक्सटेंड करें, मतलब यहां पर मैं देखिए एक्सटेंड कर दे रहा हूं, मतलब ये मेन, ये अगर मैंने एक्सटेंड किया, और मैं अगर बात करूं अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस की, तो यहां से यहां जाने में मेरी स्ट्रेंथ और हार्डनेस किस तरीके से वैरी कर रही है, आप बताइए। स्ट्रेंथ और हार्डनेस मेरी इस तरीके से ये बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां से यहां जाने में, फ्यूजन जोन से हीट अफेक्टेड जोन के आगे बढ़ने में मेरी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इस तरीके से आगे जाकर इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस हमारी इंक्रीज हो रही है, तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये क्या हो गया मेरा, डक्टिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि स्ट्रेंथ, हार्डनेस और डक्टिलिटी आपस में क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ठीक है, आपस में क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा मेरा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो रीजन जो फ्यूजन हीट की वजह से जहां का माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसको हम कह देंगे हीट अफेक्टेड जोन या HAZ। ठीक है, बीच में बनेंगी इक्वी एक्स ग्रेन्स, आराम से यहां पर हर डायरेक्शन में फैलेगी। वो मेरी होती है सॉफ्ट होगी और डक्टाइल होगी। फाइन ग्रेन्स जो भी होंगी मेरी, वो कैसे होती है, ब्रिटल नेचर की होंगी। ठीक है, आगे बढ़ने पर स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ेगी और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, जॉइंट की घटती जाएगी। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, वेल्ड बीड का एनालिसिस। क्या हो गया मेरा, वेल्ड बीड का एनालिसिस। लास्ट टॉपिक जो हम लोग को यहां पर डिस्कस करना है, जो मेरे सिलेबस में दिया हुआ है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स। क्या करना है,
inspection and testing of welds. Inspection and testing of welds. Inspection and टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स। अब जब आपने वेल्ड बना दिया, वेल्ड जॉइंट बना दिया, तो हम एक चीज कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमारा वेल्ड है वो बहुत क्वालिटी का बना है। ठीक है, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं उसे एनालाइज करने के। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग में मेन एम क्या होता है? मेन एम हमारा ये होता है, इसमें लिख देता हूं, मेन एम इज टू ensure the formation of good quality welds. गुड क्वालिटी के वेल्ड्स यहां पर बने हो, अच्छी क्वालिटी का वेल्ड बना हो, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो? अच्छी हो, और मार्केट वैल्यू भी क्या हो? अच्छी हो। विथ गुड स्ट्रेंथ एंड गुड मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिले, और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो? यहां पर उसकी अच्छी स्ट्रेंथ हो जाए। ठीक है, अब यहां पर बहुत डिफरेंट तरीके हैं इंस्पेक्शन के। हम लोग मेनली 3 तरीकों को यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल का मतलब है जो अपनी आंखों से आप देख सके। अब आंखों से आप देखकर ये एक सरफेस का सिर्फ एक्सटर्नली तो ये बता ही पाएंगे कि हमारी वेल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है या खराब हुई है। तो यहां क्या हम लोग करेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ मेनली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ वेल्डिंग। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही हम यहां पर देख पाएंगे अपनी वेल्डिंग के। ठीक है, और हमें यहां पर बात करें एक्सटर्नली, आपको क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ सरफेस को ही आप देख पाओगे। तो अगर आपका सरफेस मान लीजिए स्पैटर के कारण बहुत ज्यादा रफ हो गया है, तो आप क्या कहोगे? हमें उसमें कुछ करेक्टिव मेजर लेने पड़ेंगे, हमें वेल्डिंग करने के दौरान इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा सरफेस खराब ना होने पाए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा विजुअल इंस्पेक्शन। इसमें मेनली किसको देख पाएंगे हम लोग? सिर्फ और सिर्फ सरफेस की ही बात करेंगे यहां पर। ठीक है, दूसरा है मैकेनिकल टेस्टिंग। उसकी मैकेनिकल टेस्टिंग कर लेते हैं, टेंसाइल टेस्ट कर लेते हैं, कंप्रेशन टेस्ट कर लेते हैं। मेनली यहां से क्या पता चलेगा? मैकेनिकल टेस्टिंग से वी विल बी एबल to know the strength of जॉइंट की क्या स्ट्रेंथ को हम लोग यहां से नाप पाएंगे। जॉइंट की स्ट्रेंथ को मेनली हम लोग यहां पर नाप पाएंगे। ठीक है, कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा मिला या फिर हमें नहीं मिला। ठीक है, ये हो गया। लास्ट यहां पर जो है हमारा डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब है आपका जो भी कंपोनेंट है वो टूट जाएगा, और नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है आपका कंपोनेंट नहीं टूटेगा। तो ये मेनली किस लिए यूज होंगे? टू मेनली आइडेंटिफाई द इंटरनल, उसके इंटरनली क्या क्या चीजें, इंटरनल शॉर्टकमिंग्स, इंटरनली हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या कमियां हैं, ये हम किससे पता कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन से हम लोग ये चीज पता कर पाएंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में इंटरनली क्या क्या कमियां हैं। ऑलराइट, लास्ट टॉपिक बस यहां पर एक हमारा बचता है वेल्डेबिलिटी। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे यहां पर बचता है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि वेल्डेबिलिटी क्या होती है।
वेल्डेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस कितनी आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, ठीक है, कितनी आसानी से हम उसे वेल्ड कर लेंगे, वही क्या कहलाएगी उसकी वेल्डेबिलिटी, वही क्या कहलाएगी उसकी वेल्डेबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है यहां पर हमारा वेल्डेबिलिटी। क्या लिखेंगे, ईज विथ विच अ मटीरियल कैन बी वेल्डेड, कितनी आसानी से हमारा कोई मटेरियल कितना आसानी से वेल्ड हो जा रहा है, वही कहलाएगी उसकी वेल्डेबिलिटी। अब यहां पर कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिस पर हमारी वेल्डेबिलिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारा, सबसे पहला फैक्टर है मेल्टिंग टेम्परेचर, सबसे पहला फैक्टर है मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मेरी वेल्डेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मेल्टिंग टेम्परेचर मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी उसकी वेल्डेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर अगर आपका ज्यादा हो गया तो वेल्डेबिलिटी होने में वाकई दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है मेरा, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अगर ये थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो मेरी वेल्डेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आधे से ज्यादा हीट को तो वो कंडक्ट ही कर देगा, तो वेल्डिंग होने लायक हीट बचेगी ही नहीं उसके पास। तो थर्मल कंडक्टिविटी को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा, अल्फा ज्यादा तो वेल्डेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, वेल्डेबिलिटी मेरी कम हो जाएगी क्योंकि वो एक्सपैंड ही करता रहेगा तो वेल्डिंग हो ही नहीं पाएगी आसानी से, ठीक है। तो यहां पर उसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑक्साइड फॉर्मिंग टेंडेंसी, ऑक्साइड फॉर्मिंग टेंडेंसी, जैसे एल्यूमिनियम में होता है, एल्यूमिनियम में होता है, क्या बना लेता है, Al2O3, और Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो इसके कारण इसकी वेल्डेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऑक्साइड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा, वेल्डेबिलिटी कम। लास्ट यहां पर है कार्बन का परसेंटेज। अगर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है तो कार्बन का परसेंटेज ज्यादा हो गया तो मेरा मटेरियल कैसा बनता जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, हार्ड बनता जाएगा और ब्रिटल बनता जाएगा, और अल्टीमेटली मेरी वेल्डेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि वेल्डेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी यहां पे, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट लिख लेंगे। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है, इसी केस से रिलेटेड है मेरा कार्बन वाले से, कि माइल्ड स्टील को बहुत आसानी से वेल्ड किया जा सकता है लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं। माइल्ड स्टील कैन बी इजिली वेल्डेड बट नॉट एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम को वेल्ड करना बहुत मुश्किल है लेकिन माइल्ड स्टील को वेल्ड कर पाना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों देखिए 4 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अपना वेल्डिंग का सेक्शन यहां पर पूरा फिनिश कर दिया है, पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दी है। अब 2 से 3 लेक्चर्स में हम लोग यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में हम लोग अपने वेल्डिंग के जितने प्रॉब्लम्स को हैं वो सब कवर कर लेंगे आर.के. जैन और आर.एस. खुरमी में से। तो दोस्तों मैं जरूर आपसे आशा करूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करेंगे। लाइक टारगेट इस वीडियो का भी मैं रख रहा हूं 300 लाइक्स, और आई डेफिनेटली होप कि आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट तो हम लोग करेंगे इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे और पैरेलल में लाइफ साइंसेस भी चलेगा, ठीक है, लाइफ साइंसेस के भी लेसन आएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा फिनिश हो जाएगा तो जनरल अवेयरनेस खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स हम लोग संडे ला ही रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल साइंस, ठीक है, उसके बाद हम लोग मटेरियल साइंस स्टार्ट करेंगे। मटेरियल साइंस के बाद आएंगे हम लोग सरफेस फिनिशिंग वाले चैप्टर पे,
उसके बाद जो भी प्रोडक्शन में बचा होगा मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज प्लीज इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।